ब्रेक के बाद एक बार फिर आप दर्शकों का स्वागत है। सोनम वांगचुक को लेकर खबर आ रही है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने एक बयान जारी किया है। अस्पताल के मुताबिक सोनम वांगचुक की हालत अभी स्थिर है। डिहाइड्रेशन और लंबे उपवास की वजह से कमजोरी है। अस्पताल के मुताबिक वांगचुक को लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में रखने की जरूरत है। वांगचुक पिछले 21 दिन से पेपर लीक मामले की जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। उनका वजन 9.5 किलो से ज्यादा कम हो गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि वांगचुक का रोजाना मेडिकल चेकअप किया जाए और जरूरत पड़ने पर इलाज किया जाए। आज जब दिल्ली पुलिस की टीम सुबह सुबह जंतर मंतर पहुंची, मंच पर चादर लगाकर वांगचुक को अपने साथ अस्पताल लेकर गई। ये पूरी तस्वीरें मैं आपको बता चुकी हूं। अब इसके साथ साथ जो राजनीति जुड़ी हुई है उस पर थोड़ी सी चर्चा हम इसलिए कर लेते हैं। अजीत जी, राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर थे कल देहरादून में। उन्होंने भी वो युवाओं को एक बार फिर से उठाने की, जागरूक करने की मांग की। अगर राहुल गांधी की उस अपील में वाकई असर है तो क्या कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन के साथ अपने आप को जोड़ पाएगी? क्या उनकी अपील देहरादून के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के युवाओं को यहाँ जंतर मंतर तक ला पाएगी? नहीं, कांग्रेस की अगर ऐसी कोई भी मंशा होती तो ये जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ उस दिन कांग्रेस इसके साथ जुड़ती। पहले दिन से कांग्रेस ने डिस्टेंस रखा है। ये पिछले महीने जून में 6 तारीख को, हमको जहां तक ध्यान आ रहा है, जब अमेरिका से लौटे अभिजीत दीपके और उन्होंने जंतर मंतर पर पहला प्रदर्शन किया और उसके बाद वो चले गए महाराष्ट्र। फिर वहां कई जगह उन्होंने प्रदर्शन किया, जयपुर गए और नागपुर गए, सब जगह वो प्रदर्शन करते रहे। तो कहीं भी कांग्रेस ने अपने को इस उनके प्रदर्शन के साथ अलाइन नहीं किया। उल्टे कांग्रेस ने अपनी योजना बनाई और ये कांग्रेस की खूबी है, उसकी तैयारियों की खूबी है कि अपनी ही योजना पर उसने कोई अमल नहीं किया। जो कल भी हम कह रहे थे कि पहले तय किया कोटा जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, पटना जाएंगे और फिर दिल्ली में आकर के एक बड़ी रैली करेंगे। छात्रों का ये जो इशूज हैं, जो उस समय सीबीएसई के भी ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी नीट का, तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। फिर अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की योजना बनी और छात्रों की गूंज, एक कैंपेन शुरू हो गया जिसके तहत राहुल गांधी गए। तो उनका कोई इंटेंशन कम से कम इस ग्रुप को सपोर्ट करने का नहीं है जी। और इस मुद्दे को लेकर के भी कांग्रेस के पास वो नैतिक पावर शक्ति नहीं है कि वो सीधे सीधे केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करे, क्योंकि पेपर लीक ऐसी जगहों पर भी हुए हैं जहां कांग्रेस पार्टी की अपनी सरकार है। सिर्फ एनटीए का मामला नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी राजस्थान में तो अनेक बार पेपर लीक हुए। तो कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां पेपर लीक होते रहे हैं, वहां भी होते रहे हैं। एक हम लोग जैसे कहते हैं कि स्ट्रक्चरल और सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। तो कांग्रेस उस तरह से नहीं लड़ सकती थी जैसे सोनम वांगचुक लड़ रहे थे। दूसरा कोई उस तरह से नहीं लड़ सकता था। इसलिए कांग्रेस हो या कोई भी विपक्षी पार्टी हो, वो अब इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकती है। अगर वो लोग पहले जुड़े रहते और पर्दे के पीछे से भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे होते, अगर उनके लोग आज मौजूद होते, 1000-2000 लोग वहां मौजूद होते, तो शायद पुलिस नहीं उठा ले जाती। लेकिन चाहे इमरान प्रतापगढ़ी की हम बात कर लें, वो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार को बातचीत से मामला सुलझाना चाहिए था। जो चर्चा यहां पर भी हो रही है, अब विपक्ष के हाथ में एक और बात आ गई है जो इस मॉनसून सत्र के दौरान वो उठा सकती है और सरकार को घेर सकती है। लेकिन जब हम बाकी सियासी दलों की बात करते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव तो इस मंच पर भी पहुंचे थे, या अरविंद केजरीवाल की मांग हो कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए देश का, वो अलग बात है, बनाने को तो वो पंजाब का भी बना सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। तो अब इनकी राजनीति का क्या है? नहीं, देखिए, ये सब लोग अपनी रोटी सेकने जा रहे थे। अगर इनकी सही में मंशा होती कि इस आंदोलन को मजबूत करे, और सोनम वांगचुक बार बार कह रहे थे कि यहाँ पे जिन छात्रों को आना चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं, चिंता की बात है। तो वैसे में सबके अपने स्टूडेंट विंग है। समाजवादी पार्टी का छात्र अपना एक संगठन है, आम आदमी पार्टी का है, आप दिल्ली में है, बगल में लखनऊ में है, राकेश टिकैत साहब आ रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सब आ रहे हैं। आप 2000-5000 छात्रों को आप अपील करते, उनको फैसिलिटेट करते और यहां लाके रख देते। अगर सही में मंशा होती तो यहां पे सब लोग फोटो ऑप करवा रहे थे। और जहां तक अजीत जी ने बताया, कांग्रेस, राहुल गांधी ये नहीं है कि नहीं कर सकते, वो करना चाहते भी नहीं है। कि जो मोदी विरोधी मुहिम हो, नए पीढ़ी के लोग और जो छात्र हैं उनके बीच का चेहरा हो, वो लद्दाख से आया हुआ कोई आदमी कैसे वो उसका मतलब कि अंतरात्मा बन सकता है? उसे तो राहुल गांधी को खुद को देखना है। तो जब यहां पे विरोध चल रहा है, वो उत्तराखंड गए हुए हैं, पटना नहीं गए, इलाहाबाद नहीं गए, उस समय विदेश चले गए। और जब यहां पे होना चाहिए था, जब बीजेपी विपक्ष में थी अन्ना मूवमेंट के समय, उन्होंने देखी अपनी पूरी की पूरी पूरा खाद पानी दिया, पूरा सब कुछ दे दिया था। यहां पे क्या है, पूरी कांग्रेस की रणनीति थी कि सैबोटेज करो। शीर्ष नेतृत्व जो है उत्तराखंड चला गया है,
ये ऐसे समय में जब कि सवाल ना उठे उनके ऊपर, और जो लोग जा रहे थे इन सब के पास था कि आप कम से कम अपने लेफ्ट वाले आए ना, एसएफआई वाले आए, ऐसा वाले आए, क्यों नहीं छात्र समाजवादी और आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग वहां पे अपना स्टॉल लगा के अपील कर रहे थे। शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए, इतनी आपकी प्रतिबद्धता है तो अपने सारे के सारे सपोर्ट बेस से अपील करते कि छात्रों से कहिए, घर घर जाके कहिए। कहने का मतलब है कि किसी की कोई मंशा नहीं थी कि सोनम वांगचुक सफल हो, हर किसी की चिंता यह थी कि कहीं ये ज्यादा लोकप्रिय ना हो जाए। अच्छा, अब मंच पे सोनम वांगचुक नहीं है, मंच अब अभिजीत दीपके के पास है, उनके सहयोगी सौरभ दास के पास है, 2-3 और अभिषेक रंका है, ये सब लोग कर रहे हैं जो उनके साथ अब जो हैं वो वही मंच पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अब एक्चुअली ये टेस्ट होना शुरू होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी इस प्रदर्शन को कितने अच्छे से लीड कर पाती है और कितने दिनों तक उनके साथ युवा जुड़ पाते हैं। जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट है नीट एग्जामिनेशन प्रक्रिया का, उसे चाहे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री रहते हुए चलाएं या कोई और दूसरा तीसरा व्यक्ति आ जाए, उसे एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। अब धर्मेंद्र प्रधान इस पद पर रहें या ना रहें, इससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक वो स्ट्रक्चर सुधरेगा नहीं। लेकिन खैर देखना यह है कि बीजेपी अब इस प्रोटेस्ट को कैसे लेकर जाती है, और सोनम वांगचुक की तबीयत से जुड़ी हुई जो भी खबर होगी इंडिया टीवी लगातार आपको उस पर अपडेट देते रहेगी। लेकिन अब कुछ सियासी खबरें जो आ रही हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं, और सबसे ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में तो महाराष्ट्र ही है। यहाँ पर सियासी पिक्चर बदलने वाली है। क्या शरद पवार की पार्टी एनडीए में शामिल होने वाली है? क्या एनसीपी के दोनों गुट का मर्जर होने वाला है? क्या पवार परिवार एक होने वाला है? इन सवालों पर अगले 8 दिनों में विराम लग सकता है, ऐसा दावा एकनाथ शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट कर रहे हैं। संजय शिरसाट का दावा यह है कि राज्य में राजनीतिक बदलावों की शुरुआत हो चुकी है। उनकी अब तक की सारी भविष्यवाणियां सच हुई हैं और शरद पवार की पार्टी के एनडीए के साथ आने को लेकर भी 7 से 8 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही शरद पवार की पार्टी के नेता जयंत पाटिल ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। इससे पहले वो सीएम फडणवीस से भी मुलाकात कर चुके हैं। शरद पवार साहेब आता एनडीए बरोबर चर्चा करतात असं ऐकलंय। जयंत पाटील असेल, सुनील तटकरे असेल, हे वेगळ्या चर्चा करतात असं ऐकून आहे। म्हणून या चर्चेचा जो काही सारांश आहे किंवा ज्या याच्यातून जे काही निघणार आहे ते काही 2-4-8 दिवसामध्ये मला वाटतं बाहेर यायला काही हरकत नाही, म्हणून एक 8 दिवस थांबा, या बाकीचा सुद्धा तुम्हाला एक अंदाज येईल। अनेक लोकांच्या ज्या काही भावना आहेत त्या भावनेचा शेवट या 8 दिवसामध्ये होईल असं मला वाटतं। अब ये जो कह रहे हैं सर, इसी पर चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे पास तो हमारे सोर्सेस के हवाले से जानकारी ये है कि मामला पूरा मुख्यमंत्री के पास है। बिल्कुल। अब एनसीपी दोनों गुट, एक ये एश्योरेंस ये चाहता है कि उसकी सत्ता बची रहे और दूसरा गुट ये चाहता है कि उनकी अध्यक्षता बची रहे। आप समझ ही रहे हैं इशारा कहाँ है। देखिए, हम लोग लगातार इस बात पर, इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं। सुप्रिया जो उनकी पत्नी है सुनेत्रा पवार, इनकी जो अजीत पवार की पत्नी, वो चाहती हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं और एनसीपी की अध्यक्ष हैं। तो अब वो दोनों अपने पास रखना चाहती हैं, पार्टी हम लीड करेंगे। हालांकि पहली उनकी जो पहली ख्वाहिश है वो ये है कि हमको नहीं चाहिए शरद पवार के लोग। उनकी वजह से बहुत सारा मामला उलझ रहा है जी। सब लोग तैयार हैं, शरद पवार के गुट के लोग भी तैयार हैं कि सुनेत्रा पवार दोनों एनसीपी का मर्जर हो जाए। लेकिन सुनेत्रा पवार की चिंता है कि अगर इतने बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, शरद पवार आ जाते हैं और रोहित पवार जो उनकी तरफ से उनके उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं अभी उनके परिवार की तरफ से, वो भी आ जाते हैं, तो पार्टी में पार्थ पवार के लिए मुश्किल हो जाएगी। पार्थ पवार पॉलिटिकली बहुत मैच्योर नहीं है और वो बहुत फ्लैम्बॉयंट हैं और उनको लेकर के बहुत तरह की खबरें आती हैं। उनको राज्यसभा भेज दिया गया है लेकिन वो उतने कैपेबल नहीं दिखते हैं। तो वो इस वजह से थोड़ी घबराहट सुनेत्रा पवार के अंदर है, इसलिए वो रोक रही है, रेसिस्ट कर रही है मर्जर को, शरद पवार की पार्टी को। अब शरद पवार की पार्टी के सामने दूसरा विकल्प ये है कि आप अपनी पार्टी बचाए रखिए और एनडीए में रहिए। ये एक वायबल विकल्प है कि वो रहिए, आप मर्ज मत करिए, आप अपनी पार्टी रखिए। लेकिन जब दोनों पार्टियां रहेंगी तो एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा अस्थायी रूप से बना रहेगा और वो अस्थायी कॉन्फ्लिक्ट जो है मराठा पॉलिटिक्स का होगा। एकनाथ शिंदे वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो सुनेत्रा पवार पॉलिटिक्स करेंगी और जो शरद पवार की पार्टी पॉलिटिक्स करेगी। तो ये थोड़ी बीजेपी के लिए अनकंफर्टेबल पोजीशन हो सकती है। अब इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निपटाना है और ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि दिल्ली से ये निर्देश है कि शरद पवार अब जिस उम्र के मुकाम पर है
उनके प्रति जैसा सद्भाव रहा है बीजेपी के टॉप लीडरशिप का हमेशा। देखिए आप याद करिए, सबसे उन्होंने पार्टी बनाई थी और जब जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो तब भी बीजेपी के विरोध में थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया था शरद पवार को और कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया था। तो ये बीजेपी के उनकी सीनियरिटी का ध्यान हमेशा रखा जाता है और उनके महत्व का भी, उनके योगदान का भी, महाराष्ट्र में उनकी पोजीशन का भी, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। और सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन और मैनूवरिंग की उनके पास जो कैपेसिटी है पूरे देश में, अजात शत्रु माने जाते हैं कि उनका कोई दुश्मन नहीं है। तो ये सब पार्टियां इसका ख्याल रखती हैं, ध्यान रखती हैं। भाई प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने कहा हुआ कि हम उनसे सलाह लेते हैं क्या करते हैं और महाराष्ट्र में क्या होता है और दिल्ली से क्या इशारा आता है, उससे जुड़ी हुई खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इधर अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जो सियासत हो रही है वो महाराष्ट्र में भी चल रही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को उद्धव ठाकरे ने बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। चढ़ावा चोरी के खिलाफ उद्धव ठाकरे राम रक्षा आंदोलन कर रहे हैं। हिंदुत्व की राजधानी कहे जाने वाले नागपुर से वो इसकी शुरुआत करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे आज नागपुर में राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करेंगे और इसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और शिंदे सेना उद्धव ठाकरे पर हमला कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं, उन्हें तो ये कंठस्थ है, अगर उद्धव चाहें तो साथ में आकर पाठ कर लें। शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करते थे अब वो राम रक्षा का पाठ कर रहे हैं। उद्धव के राम रक्षा आंदोलन के विरोध में नवनीत राणा आज अमरावती में हनुमान पाठ करने जा रही हैं। राम रक्षा के नाम पर राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे जी नागपुर में राम रक्षा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है विदर्भ की, जब वो खुद मुख्यमंत्री थे जनाब उद्धव ठाकरे जी, तो विदर्भ के किसानों के खेतों की मिट्टी भी उनके पैरों को लगी नहीं। तो आज वो राम रक्षा प्यार दिखा रहे हैं। जो अयोध्या में राम लल्ला के दर्शन करने नहीं गए, आज वो राम रक्षा की बात कर रहे हैं। तो राम रक्षा नहीं है, वो पक्ष की रक्षा कर रहे, बाहर निकले हैं। वो राम भगवान को नहीं मानते, वो तो खुलेआम बोलते थे। जो जय श्री राम बोलते हैं, मैं उनको बोलता हूँ वो हरामखोर है। तो जो जय श्री राम बोलने वालों को हरामखोर बोलते हैं, वो राम रक्षा की बात नहीं कर सकते। राम रक्षा का पाठ, ये सवाल कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज के सामने भी रखा गया था, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल पूजा होनी चाहिए, राम रक्षा का पाठ होना चाहिए, जिससे जो बन पड़ता है वो करो। देखिए, अगर राजनीतिक लाभ के लिए ही सही, अगर भगवान राम का जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो ऐसा है कि यहाँ तो मरा मरा बोलते लोग राम राम बोलना सीख गए थे। तो मंशा आपकी जो भी हो, जो आप कर रहे हैं वो बढ़िया चीज़ है, उसमें कोई नहीं होनी चाहिए। रही दूसरी बात, उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा नहीं, कुछ आध्यात्मिक लाभ भले मिल जाए, राजनीतिक लाभ चूंकि जनता को देना, उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि आपकी जो पृष्ठभूमि है। देखिए, हिंदुत्व की पिच पे बाल ठाकरे आरएसएस और बीजेपी से कई कदम आगे माने जाते थे, जो आज योगी के साथ भी है कि वो हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू महासभा वाले ट्रेडिशन से आते हैं, कि उसकी आक्रामकता, उसकी प्रतिदिन में सीधा कूद पड़ने वाली बात, कोई उसमें इफ एंड बट वाली बात, संयम वाली बात नहीं थी, उसको इन्होंने बिल्कुल अबेंडन कर दिया। अब आप राम पाठ करे तो वो फिर कन्विंसिंग नहीं लगता है जनता को। आप किस तरीके से करेंगे कि आप जाके अपना वो मुंबई में कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे, धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, आरएसएस को कहेंगे कि भाई मुसलमानों पे ये कर रही है, मेजोरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है, और फिर राम पाठ कर रहे हैं। तो राम पाठ किसके लिए कर रहे हैं? चुनावी तरीके से, राजनीतिक तरीके से। तो जनता के बीच में जो हिंदुत्व की पिच शिवसेना की थी, वो उद्धव ठाकरे 2019 में खो चुके हैं। अब वो वापस हासिल नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं हो पाएगा। देखिए, कौन कह रहा है ये मैटर करता है, क्या कह रहा है ये मैटर नहीं कर रहा है। वही बात हम कहें, वही बात कोई सार्वजनिक मन से कोई बड़ी हस्ती के लोग कहें, तो बात एक होगी, लेकिन असर अलग होगा। बिल्कुल। देखिए, 72,000 रुपए, 6,000 रुपए राहुल गांधी 2019 में उन्होंने कहा कि हम आए हर जरूरतमंद को भारत भर में देंगे, उसके लिए पूरा उन्होंने डिटेल दिया, सब दिया। 6,000 प्रति महीना। प्रधानमंत्री मोदी का जो उस समय था वो बहुत कम था, लेकिन फिर भी जनता ने क्या किया, वो भरोसा देखते हैं कि कौन कर सकता है, किस पे भरोसा करो, किसने डिलीवर किया है, हमें किसे गंभीरता से लेना है। तो ये हिंदुत्व की पिच अब उद्धव ठाकरे, हिंदुत्व की पिच पर उद्धव ठाकरे की पार्टी की गंभीरता नकारी जा चुकी है। बिल्कुल, अब उस पर जनता नकार चुकी है। इधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे राम रक्षा कर रहे हैं, तो वहीं पंजाब में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को भगवान शंकर याद आए हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब में शिव साधना कर रहे हैं। पंजाब के 22 जिलों में पहली बार एक शाम भगवान शिव के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पठानकोट में आयोजित भजन संध्या में अरविंद केजरीवाल ने हिस्सा लिया। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने मावादियां सत्कार योजना यानी कि
महिलाओं को दी जाने वाली 3,000 रुपए की राशि को लेकर बड़ा ऐलान किया और कहा कि 1 अगस्त को सबके खातों में पैसे पहुंच जाएंगे। साथ ही भगवंत मान को कट्टर ईमानदार भी बताया। अब ये कट्टर ईमानदारी की बात हम छोड़ देते हैं, शिव साधना की बात पर आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जिस पिच पर चलने की कोशिश कर रहे हैं वो शुरू से ये बता रहे हैं कि वो हिंदुओं के साथ अलाइंड है, मुस्लिमों के साथ भी अलाइंड है, पंजाब है, सिखों के साथ भी वो अलाइंड हैं। भगवंत मान भाई मुख्यमंत्री तो हैं ही। इनकी पॉलिटिक्स और बीजेपी की पॉलिटिक्स का आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल इस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे हमेशा। वो उन्होंने कभी भी ये पिच नहीं छोड़ी है और उनको मुसलमान वोट बाय डिफॉल्ट मिलता रहा है। ठीक। जो मुसलमान को लगा कि ये बीजेपी को हरा सकता है या बीजेपी को रोक सकता है, इसलिए मुसलमान उनके साथ है। मुसलमान को उनके ऊपर बड़ा भरोसा हो गया है, उनको बड़ा सेकुलर मान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान ने देखा कि इनके पास एक वोट आधार है, उस वोट आधार से ये बीजेपी को रोक सकते हैं, इसलिए आया। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल कभी उनको साधने की कोशिश नहीं करते, गिन के टिकट देते हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था 15 वाले चुनाव के समय, हमको लग रहा है, जिसमें वो आपस में लोगों से बात कर रहे हैं कि मुसलमान को 4 टिकट दे दिया, उनके लिए बहुत है, इससे ज्यादा टिकट देने की जरूरत नहीं। ये वो इनका वायरल वीडियो था, हमको लगता है उन्होंने जानबूझ करके वायरल करवाया था। तो वो न मुसलमान का उनके प्रति सद्भाव है, न उनका है। वो दोनों की जरूरत है, एक दूसरे को दोनों साथ में का। इसलिए उनको जैसे यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं, वैसे ही वहां जाकर के वो शिव साधना कर रहे हैं। क्योंकि ये उनके सामने सबसे बड़ी चिंता अब ये आ गई है कि भाजपा जो पॉलिटिक्स कर रही है वो हिंदू वोट एक साथ करने की कोशिश कर रही है और वो चुनिंदा सीटों पर सेलेक्टिव लड़ाई, 55 सीटें जहां हिंदू बहुलता वाला है, वहां बीजेपी डैमेज कर सकती है आम आदमी पार्टी के प्रोस्पेक्ट को, कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट को भी। तो अरविंद केजरीवाल की ये चिंता है कि सिख वोट तो सधेंगे क्योंकि आप सत्ता में है, और कट्टरपंथियों का भी समर्थन आप याद करिए हमेशा अरविंद केजरीवाल को मिलता रहा है, हमेशा मिलता रहा है। बाहर से फंडिंग और ये सब तमाम चीजें हम लोग जानते रहे, और उस पर इनका स्टैंड भी हम लोग को पता है। बिल्कुल, तो उसको लेकर के तो आश्वस्त है और ये भी मान रहे हैं कि अगर उसमें कुछ बटेगा भी तो कुछ कांग्रेस को जाएगा, कुछ अकाली दल को जाएगा, कुछ वारिस पंजाब दे को जाएगा, कुछ हमको मिलेगा, भगवंत मान हमारा चेहरा है। तो हिंदू वोट अगर बीजेपी की तरफ जो जा सकता है, बीजेपी जितना एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेगी, उसको उधर जाने से रोकने के लिए कोशिश करनी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल पंजाब के दौरे पर थे और उन्होंने वहां से क्या बातें कही और खास तौर पर भगवंत मान अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए, वो भी आपको सुनना चाहिए। साथियों, आज यहां जो लोग पंजाब की सत्ता में बैठे हैं, ये लोग बहुत घमंड से देश की राजनीति बदलने का दावा करते थे, लेकिन आज इनकी सच्चाई देश देख रहा है। 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में इनके एक नेता को अदालत ने दोषी करार दिया है। उस पर दोष दंगे कराने का है, दोष एक पुलिस के आईबी अधिकारी की हत्या का है। और इन लोगों की बेशर्मी देखिए, अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया, लेकिन ये लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग अदालत के फैसले भी मत मजहब उसमें भी ढूंढ रहे हैं। जो बात उन्होंने कही, लेकिन जो कपड़े उन्होंने पहने, सज्जन जी कोई कमेंट? देखिए, एक तो पगड़ी का जो रंग है वो हरा है, तो सीधी सी बात है, पंजाब में किसान है, किसानी है और ये किसानों का रंग भी माना जाता है, तो उसको ये सिंबलाइज करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का देखिए, ये जो सिंबॉलिक जो गांधी का था ना कि वो पहन सकते थे लेकिन वो आधा कपड़ा पहनते थे कि भारत की जनता जब नहीं पहन सकती, तो वहां पे भी देखिए जहां भी जाते हैं तो एक रिलेटेबल बनने की, जब बंगाल का चुनाव याद होगा कि उन्होंने बिल्कुल वो दिया था कि लोग थोड़ा सा इनसे रिलेट करें, तो ये पगड़ी का रंग जो है कल भी चर्चे में था कि वो हरी रंग की, और ये प्रधानमंत्री कोई भी चीज विम या फैंसी पे नहीं करते हैं, उसके पीछे हर चीज के पीछे एक डिटेल्ड होता है, लॉजिक होता है। वहां पे चुनौती बस ये है कि देखिए अभी तक बीजेपी 23
सीट जी। पे लड़ने वाले। 117 में अकाली के साथ, चूंकि पुराना था, इनके समर्थक तो 38-40% हिंदुओं में माना जाता है, लेकिन सीट ये बस 23 ही लड़ते थे। तो पहली बार इनको मौका मिला है कि इस क्राइसिस में बीजेपी 117 सीटों पे लड़े, क्योंकि इस भाषण में इन्होंने अकाली पे भी निशाना साधा। तो ये तय है कि बीजेपी अकेले लड़ेगी और उसमें किसानों का दिल जीतने का इनकी कोशिश, किसान आंदोलन के समय से इन्होंने बहुत सावधानी से, प्रधानमंत्री ने उस समय जब माफी भी मांगी थी। माफी मांगी और कुछ खालिस्तानी तत्व भी उसमें आ रहे थे, जी। प्रोवोकेशन था। देखिए बहुत ही सधा हुआ इनका लगातार ये चल रहा है। तो पगड़ी का रंग हरा है, ये अपने आप में अब संकेत करता देखिए है कि बीजेपी की तैयारी वोट में क्या वो है। रंग